नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज लेक्चर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की अस्थियों के ऊपर किया जाता था। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी प्रमुख स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। ये भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, ये गलत हो गया। इन दोनों में है। ठीक है, तो अब तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी प्रमुख स्थानों पर चैत्यों का निर्माण हुआ। चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थान होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा अपना। तो आपका ये गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ मौर्योत्तर काल के हैं? पतंजलि का महाभाष्य मौर्योत्तर काल का है। पाणिनि की अष्टाध्यायी महाजनपद काल की है, इसलिए ये गलत हो जाता है। चरक संहिता मौर्योत्तर काल की है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी मौर्योत्तर काल का है। और बादशाही का जो कामसूत्र है वो भी मौर्योत्तर काल का है, इसलिए ये दो गलत है, बाकी सब सही है। तो दो इसमें है, इसको रोंग कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं 1 3 4 5, 1 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्यकालीन प्रशासन की तुलना में गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? मौर्यकालीन प्रशासन की तुलना में गुप्त काल में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? पहला स्टेटमेंट है, राजा की शक्ति एवं प्रभाव में कमी आई। ये सही है, क्योंकि मौर्य काल में जो राजा है बहुत शक्तिशाली हुआ करता था गुप्त काल के मुकाबले। तो ये सही स्टेटमेंट है। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई, ये गलत बात है, क्योंकि मौर्य काल में अधिकारियों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि मौर्य काल जो है सशक्त साम्राज्य था गुप्त काल की तुलना में। इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुप्त काल में अधीनस्थों की संख्या ज़्यादा हुई थी, जबकि मौर्य काल में अधिकारियों की संख्या ज़्यादा थी। ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन 2 ये गलत हो गया। इसमें भी ऑप्शन 2 है, ये गलत हो गया। इसमें भी ऑप्शन 2 है, ये गलत हो गया, यानी कि अपना आंसर सी आ गया। लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 है, प्रांतीय अधिकारी द्वारा अधिक शक्ति का उपभोग किया जाता था। ये सही बात है। गुप्त काल में प्रांतीय अधिकारी के द्वारा अधिक शक्ति का उपभोग किया जाने लगा था मौर्य काल की तुलना में। चौथा स्टेटमेंट है, मौर्य काल के विपरीत जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति प्राय प्रांतपति के द्वारा की जाती है। ये भी सही बात है। मौर्य काल में जो सम्राट है उसके द्वारा ही जिला के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जबकि गुप्त काल में जो है प्रांतपति के द्वारा जो है अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी ये सही है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गुप्त काल से संबंधित थे? तो कालिदास थे, तो एक तो सब में ही है। ठीक है, उसके बाद भास गुप्त काल से संबंधित थे, तो तीन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। दंडी भी थे, तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और भारवी जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 1 3 4।
क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्तकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गुप्तकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सामान्यतः मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, ये सही है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता था, ये भी सही है। मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था जबकि बाहरी भाग अलंकृत था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, इस काल के मंदिरों में शिखर निर्माण एक सामान्य विशेषता थी। नहीं, शिखर निर्माण जो है बाद में चलकर सामान्य विशेषता हुई है। गुप्त काल के समय यह इतना प्रचलन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। और इसमें जो है कभी कभी जो है शिखर निर्माण देखा जा सकता है, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को हूण हरित केसरी कहा गया है। तो जो है प्रभाकर वर्धन को हूण हरित केसरी कहा गया है हर्ष चरित्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में कपर्दक कहा जाता था। कपर्दक कहा जाता था, तो कपर्दक कहा जाता था कोडियों को। प्राचीन काल में कपर्दक कोडियों को कहा जाता था। और गुप्तोत्तर काल में जो है कोडियों का प्रयोग किया जाता था। और प्रतिहार अभिलेख से हमको पता चलता है कि कोडियों को कपर्दक कहा जाता था। कोडियों को कपर्दक कहा जाता था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो जो ऐहोल अभिलेख है वह पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। और ये अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, संध्याकर नंदी कृत रामचरित में निम्नलिखित में से किस वंश के विषय में वर्णन मिलता है। तो संध्याकर नंदी के द्वारा रचना की गई रामचरित में पाल वंश रामपाल के बारे में जो है वर्णन मिलता है। पाल वंश के रामपाल के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद इसकी राजधानी मान्यखेत थी, ये सही है। और तीसरा है, राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत रहे थे और इनको हराकर ही जो है सत्ता में आए थे, तो ये सही है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 6 यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।